कि मैं प्रॉपर्टी आज लूँ या 6 महीने बाद, जबकि प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। इसको घर चाहिए जिसका सपना है कि मैं घर ले पाऊँ, वो सपना उससे दूर होता चला। प्रॉपर्टी का प्राइस तो बढ़ता ही जाएगा, ये एक पत्थर की लकीर हो गया। तो ये भी सच है कि प्रॉपर्टी का प्राइस कम होता है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ कि आज की डेट में हम जैसा कॉमन मैन प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकता, क्योंकि सही बोलते हैं लोग कि आसमान में प्राइस जा रहे हैं। इनकम बढ़ रही है ऐसे और प्राइस जा रहे हैं ऐसे, तो आगे जाते जाते जो डिफरेंस है ये काफ़ी गैप बढ़ता जा रहा है। तो उससे क्या लगता है आपको, लोगों को रेंट पे रहना चाहिए या आज भी अपना घर बनाना चाहिए? क्योंकि देखो प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत ज़्यादा है, घर बनाना तो मुश्किल है। देखिए, मुझे सर, लगता सही है कि आंसर चाहिए ये, हाँ, हमें। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन, बड़े बड़े ब्रांड्स में हम कभी घर ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? तो एक मुझे लगता है ज़रूर ले पाएंगे। ऐसी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है जो नहीं ले पाएंगे। आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आज इसी कन्फ्यूजन में है कि मैं प्रॉपर्टी आज लूँ या 6 महीने बाद, जबकि प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। इंडिया में हर महीने 100 to 150 प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि कौन सी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी ले या फिर रेंट पे रहें। ऐसे बहुत सारे सवाल हमें आज भी बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, और इसके लिए वी ऑल वेलकम वन एंड ओनली मनीष भाटिया जी, जो अपनी एक्सपर्टाइज विजन से हमें रियलिटी बताएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। हेलो मनीष जी। थैंक यू। सर देखो, ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज की डेट में हम जैसा कॉमन मैन प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकता, क्योंकि सही बोलते हैं लोग कि आसमान में प्राइस जा रहे हैं। तो क्यों इतनी महंगी प्रॉपर्टी हो रही है? लोग कैसे लेंगे प्रॉपर्टीज़ को? एक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस की जो हम बात करें वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा चुके हैं। आज की डेट में कॉमन आदमी, एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास या एक जॉब करने वाले हस्बैंड वाइफ अगर एक सपना देखते हैं कि वो अपना घर बनाएंगे, तो वो सपना उनसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। बिल्कुल। और उस सपने को दूर करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उन मल्टीपल फैक्टर्स को हमें समझना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी। कुछ मार्केट के अंदर ऐसे सिंडिकेट्स हैं, वो सिंडिकेट्स आर्टिफिशियली डिमांड जनरेट करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं वो इस सपने को उनसे दूर कर देते हैं। तो हमें इस मल्टीपल फैक्टर्स को इस चीज़ के लिए समझना पड़ेगा। कुछ जेन्युइन फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि आज जो लैंड का प्राइस है काफ़ी बढ़ चुका है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं ये सब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस प्राइसिंग को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पिछले 3 या 4 साल में प्रॉपर्टी मार्केट में क्या हुआ। प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर जो मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ वो ये हुआ कि एनुअली, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, एनुअली 15 से 20% प्राइस प्रॉपर्टी के इंक्रीज़ हुए। ओवरऑल अगर इंडिया को हम लेके चलें कि ओवरऑल इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 15% प्राइस हर जगह इंक्रीज़ हुए हैं, ग्रेजुअली प्राइस बढ़े हैं। और कंपैरिजन में अगर हमें देखा जाए तो जो इनकम है, इनकम उस प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ी है। भले वो कोई भी ब्रैकेट का कंज्यूमर हो, मिडिल क्लास हो, एक अफोर्डेबल हाउसिंग को देखने वाला कस्टमर हो, एक अपर मिडिल क्लास हो, उसकी इनकम उस प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ी है। तो आपको एक छोटे से ग्राफ के रूप में समझना पड़ेगा। जब ये चीज़ इनकम बढ़ रही है ऐसे और प्राइस जा रहे हैं ऐसे, तो आगे जाते जाते जो डिफरेंस है ये काफ़ी गैप बढ़ता जा रहा है। और वो पिछले 3-4 साल के अंदर वो गैप इतना बढ़ गया कि लोग आज ये समझने लगे कि आज वो घर नहीं खरीद सकते। घर ना खरीदने की वजह से उन्होंने 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। छोटी सिटीज़ के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, या कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्रेडर की तरह ट्रेड करना शुरू कर दिया। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप बुकिंग करा दें, उस प्रोजेक्ट के अंदर एनरोल करा दें, ईओआई कर लें, 20-30% पैसे आपके पास हैं, आपने स्पेकुलेशन वाले मोड में आके इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। और बिल्डर को कहीं ना कहीं ये एक उस चीज़ का एज मिला इस तरीके के ट्रेडर्स के आने से कि वो धीरे धीरे प्राइस भी बढ़ाता गया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई और उसकी वजह से प्राइस जो मुझे लगता है काफ़ी बढ़ गए। और जो एक्चुअल यूज़र है, जो एक्चुअल जिसको घर चाहिए, जिसका सपना है कि मैं घर ले पाऊँ, वो सपना उससे दूर होता चला गया। देखिए, हमें तो ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी ले ली तो हम ब्लेस्ड है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि आज मैं इस सैलरी पे घर खरीदूँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो कहते तो ये है कि ये पूरी बायर्स मार्केट है, पर मेरे को तो नहीं लगता कि ये बायर्स मार्केट है। बायर्स की नीड क्या है? एक अफोर्डेबिलिटी की, उसकी रेंज के अंदर प्रॉपर्टी मिल जाए। तो आज हम चाहे डीएलएफ की बात करें, सोबा, गोदरेज, ये सारे किसको टारगेट करते हैं? इनका टारगेट ऑडियंस है क्या आखिरकार?
देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए मुझे लगता है 2 मार्केट का हम कंपैरिजन करेंगे तो बात मेरी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके। अगर हम कंपैरिजन करते हैं दिल्ली एनसीआर का बॉम्बे की मार्केट से, मुंबई की मार्केट से या बेंगलोर की मार्केट से, तो एक बेसिक डिफरेंस वहाँ पर है कि वहाँ पर बिल्डर, आप अगर उनकी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आने वाले 4 या 5 साल तक जब तक पोजीशन नहीं मिलता वो आपको बेचने के लिए प्रॉपर्टी को अलाउड नहीं करता है, आप ओके। उसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ओके। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब वो इन्वेंट्री डे वन सोल्ड नहीं करनी उसने, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्राइस बढ़ाएगा, एक एवरेज प्राइस के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को बेचेगा और आखिरी इन्वेंट्री को हायर प्राइस के ऊपर बेचेगा। तो अगर वो ये इन्वेस्टर को या ट्रेडर को अलाउ कर देता है कि प्रॉपर्टी आज बुक करे और 20% दे के पैसे और मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करे, तो बिल्डर अपना जो बैलेंस स्टॉक है कभी भी नहीं बेच पाएगा। तो 5 साल तक उसको रुकना पड़ता है। उसकी वजह से यहाँ तो एंड यूज़र आता है उसके अंदर, या इन्वेस्टर आता है जिसके पास पूरी प्रॉपर्टी लेने के पैसे होते हैं और 4-5 साल का एक फ्रेम में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को देख रहा होता है कि 4-5 साल बाद मुझे उससे एग्जिट होना है। अच्छा। अगर हम उस वजह से देखें तो उस मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर या ट्रेडर है उसका प्रपोर्शनेट मुश्किल से 5 या 10% होता है, 90% एक्चुअल यूजर्स प्रॉपर्टी को बाय करते हैं। तो और उसके अंदर आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है लोअर प्राइस पे लेने का, फर्स्ट प्राइस पे एंटर करने का, धीरे धीरे सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ती है ग्रेजुअली प्राइस बढ़ते हैं और वो डिफरेंट टाइम फ्रेम के लोग, मतलब अलग अलग टाइम पे लोग उस प्रॉपर्टी को बाय करते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं दिल्ली एनसीआर के मार्केट के अंदर, यहाँ पर बिल्डर्स को शौक हो गया पहले दिन सोल्ड आउट का बोर्ड लगाने का। यहाँ पहले दिन सोल्ड आउट का बोर्ड लग जाता है। एक्चुअल में कितना स्टॉक क्लियर होता है ये किसी को नहीं पता है। इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से समझ सकते हो, किसी टाइम में याद होगा कि एक जब नॉर्मल टाइप से सिनेमा चलता था ओल्ड टाइम में, तो वहाँ पर टिकट्स जब हम लेने जाते तो वहाँ सोल्ड आउट का बोर्ड लग जाता था और बाहर टिकट मिल रही होती थी, ब्लैक में मिल रही होती थी टिकट्स। तो यही आज मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर हाल हो चुका है कि डे वन सोल्ड आउट का बोर्ड लग गया, पर और मार्केट के अंदर चैनल पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स, उनके पास वो स्टॉक होता है। तो ये हाइप क्रिएट करने के लिए हाइप क्रिएट की जाती है क्योंकि ट्रेडर ड्रिवन मार्केट है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 50 से 60% जो लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं वो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। अच्छा। उसकी वजह से डे वन सोल्ड आउट का बोर्ड लगता है। प्राइस बिल्डर को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डे वन में वहाँ सोल्ड आउट का बोर्ड लगा के और नेक्स्ट प्राइस को लॉन्च करने के लिए अपनी एक उसको पहले दिन विंडो ओपन हो जाती है, और नेक्स्ट प्राइस नहीं भी उसने लॉन्च करना तो 1 डे सोल्ड आउट करके वो फिर इन्वेंट्री अलग अलग तरीके से मार्केट के अंदर सेल की जा रही होती है। तो मतलब वो आप ही समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो एक एक्चुअल बायर है, जो मैंने इनिशियली आपको बोला था, इस सिंडिकेट के अंदर फंस के कहीं ना कहीं अपने आप को चीटेड फील करता है। और ये एक बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर की मार्केट में और एक जो मुंबई या बेंगलोर की मार्केट के अंदर है, क्योंकि डायनेमिक्स अलग है, मार्केटिंग का तरीका अलग है, सेल करने का तरीका अलग है। तो मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर की मार्केट के अंदर जो स्पेकुलेशन वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो थोड़ा सा कंट्रोल होगा तो प्राइस कंट्रोल होंगे, प्राइस रुकेंगे। मैं ये नहीं कहता प्राइस गिरेंगे इमीडिएटली, पर प्राइस रुकेंगे कुछ टाइम में। जब 2-3 साल बाद कोई प्राइस नहीं बढ़ते हैं तो जो चीज़ आज आपको महंगी लग रही है तो वो आपको एक तरीके से रीजनेबल लगने लग जाती है, आप उसके लिए सोच सकते हैं। पर जब तक आप अपना माइंड मेकअप करते हो प्राइस 20% 30% हाइक हो चुके होते हैं, तो आपको हमेशा यही फैक्टर आता है कि मैं तो कभी भी प्रॉपर्टी ले नहीं पाऊंगा। जैसे अभी आपने बोला कि मैं अपनी सैलरी में, या अगर हस्बैंड वाइफ हम दोनों जॉब करते हैं और हमारे पास पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है तो हम घर नहीं खरीद पाएंगे, बिल्कुल फैक्ट है। तो इसलिए इस फैक्टर को समझना, या जो भी इसके अंदर की प्लेयर्स हैं, जब इन चीज़ों को समझेंगे कि एक्चुअल बायर जब आएगा तभी वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी बिकेगी, एक्चुअल में पूरी पेमेंट करेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डर को भी पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन भी लेगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो मुझे लगता है कि स्पेकुलेशन के अंदर सब लोग लूजर रहेंगे, बिल्डर भी लूजर रहेगा, जो इन्वेस्टर है वो भी लूजर रहेगा, और जो प्रॉपर्टी एक्चुअल बायर है वो भी लूजर रहेगा। किसी के लिए उसके अंदर कुछ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा, अब जैसे आपने सारी बातें बोली, अब एक बायर है, मेरे जैसा बायर है, तो अगर इनिशियली बिल्कुल इन्वेस्ट करते हो तो ऑफकोर्स उसको थोड़ा चीप प्राइस पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जब उसका नियर टू पोजेशन हो जाएगा। तो ये हम मान सकते हैं कि उसको इनिशियली ही इन्वेस्ट करना चाहिए कि पोजेशन का वेट करना चाहिए उसको? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। आज वो जो प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा है उसके सराउंडिंग में, नेबरहुड में प्रॉपर्टीज का क्या प्राइस है, ओके, उनका कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है, किस प्राइस में बिकी थी, आज किस प्राइस में वो ट्रेड होती हैं। थोड़ी सी रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद वो उस डिसीजन को लेने के लिए अपने आप को एक कॉन्फिडेंस पा पाएगा कि मैं
डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता हूँ या मुझे कुछ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। थोड़ा रिसर्च की मुझे लगता है ज़रूरत है। अगर रिसर्च करेगा तो जो डेटा है, जब एक पेपर पेन लेके नोट करेगा, एक अपना एक्सेल में चीज़ें बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ब्लैक एंड वाइट में उसके सामने चीज़ें आ जाएंगी और वो उस चीज़ को ले पाएगा। वनस्पत किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के रेफरेंस में आके या किसी के कहने पे आके कोई सपने दिखाए, उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमें थोड़ी सी अपनी रिसर्च करनी चाहिए, नेबरहुड का प्राइस चेक करना चाहिए। अगर एक चीज़ 100 रुपये में बिक रही है एक सराउंडिंग में और दूसरे ही प्रोडक्ट 200 रुपये में बिक रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता 200 रुपये में वो लेने का, क्योंकि कोई फैक्टर नहीं है कि आप उसका डबल प्राइस पे करें। पर हकीकत तो यही है हकीकत कि यही है, हाँ, क्योंकि लोग बिना बिल्डर्स रिसर्च के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, या उनका तो मकसद ये होता है कि 20-30% पैसा लगाना है, अपना 5 करोड़ की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना है, उसके अंदर से 15-20% प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। पर एक्चुअल में जो प्रॉब्लम तब आती है जब उनको उस 15-20% पे करने के बाद बायर नहीं मिलता, जो आज की स्थिति है। आज अगर हम किसी को प्रॉपर्टी बाय करने के लिए बात करते हैं, उससे डिस्कशन करते हैं, तो वो अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री जो उसके पास ऑलरेडी उसने पिछले 4-5 सालों में इकट्ठी करी है, वो उसका स्टॉक लिस्ट में हमें पकड़ा देता है और ये बोल देता है पहले आप इसको सेल कर दीजिए, फिर नई प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुका है, इन्वेस्टर भी ट्रैप हो चुका है, ट्रेडर भी ट्रैप हो चुका है, एंड यूज़र की अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा चुकी हैं चीज़ें। इसलिए हमारे को आज ये मंदी का दौर या एक स्लो डाउन या एक स्लम नज़र आ रहा है प्रॉपर्टी की मार्केट में। तो थोड़ी सी करेक्शन होगी, टाइम की करेक्शन होगी, प्राइस की करेक्शन होगी, चीज़ें वापस ट्रैक पे आएंगी। नहीं, बिल्कुल, ये तो आपने सही बात बोली, क्योंकि लोग एजुकेट नहीं होते, बड़े जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उससे ज़्यादा उनको ये होता है कि मुझे यहाँ सस्ती मिल रही है तो मैं फटाफट यहाँ ले लूँ, तो अपनी चीज़ों को एग्जामिन नहीं करते। अच्छा, जैसे हम घूमते रहते हैं और मेरे जैसे लोग और बहुत सारे लोग जब कोई नई कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो जो पहली चीज़ निकलती है ना, मेरे मुँह से ये निकलती है, यार ये बिकेगा भी या नहीं बिकेगा, अभी तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बिल्डर बैक टू बैक इतने प्रोजेक्ट्स लाता है, वो ये नहीं देखता कि उसका प्रोजेक्ट बिकेगा, प्राइसिंग पे फोकस नहीं करता, उसकी ऑडियंस क्या है, या उसको सिर्फ ये है कि मैं बैक टू बैक प्रोजेक्ट लाऊं, सिर्फ एक पैसा कमाऊं अपने लिए। स्ट्रैटेजी क्या होती है इन बिल्डर्स ये की? बिल्डर की स्ट्रेटजी है। बिल्डर ने, आपको याद होगा, आज से 3 से 4 साल पहले अफोर्डेबल का बूम आया था, हर जगह अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे। तो उसने जो अफोर्डेबल प्रॉपर्टी खरीदने वाली कम्युनिटी है उसको पहले ट्रैप किया या उसको टारगेट किया। उस कम्युनिटी से जितना वो पैसा बना सकता था बिल्डर ने बनाया। ओके। उसके बाद मिडिल क्लास को टारगेट किया, अपर मिडिल क्लास को टारगेट किया। जब आप देखते थे कि 2100-2200 स्क्वायर फीट के 1800 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट बिकते थे और उनकी प्राइस रेंज 3 करोड़ से 5 करोड़ होती थी, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता था। काफ़ी हद तक लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, लोगों ने उस तरीके से, उस कम्युनिटी ने काफ़ी अपना पैसा इसके अंदर डाल दिया। अभी वो ड्राई हो गया, पैसा नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, जॉब्स, जो प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ रहे हैं, बैंक रेट भी फ्लक्चुएट होते रहे पास्ट में, अभी तो थोड़ा कम हुआ है, पीछे बैंक रेट भी बढ़े, तो उन लोगों ने भी, वो भी लोग डिस्करेज हो गए, मिडिल क्लास ने भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गया। फिर उन्होंने टारगेट किया HNI कस्टमर्स को, बड़े बड़े घर लॉन्च करने शुरू करे, 5000 फुट, 5500 फुट, और कोई भी प्राइस, क्योंकि वो उस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं था, तो लोगों को लगा कि ये वाला जो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, इसकी डिमांड जनरेट होगी। डिमांड जनरेट हुई भी, पर इतनी डिमांड नहीं थी जितनी वो सेल हो गई। और वो HNI कस्टमर है, उन्होंने वो प्रॉपर्टी बाय कर ली है। वो भी देखते तो शॉर्ट टर्म में थे कि हम उसको प्रॉफिट दे के निकल जाएंगे, पर अगर वो नहीं निकल पा रहे तो उनके पास आज भी इतने फंड्स हैं, इतनी डिस्पोजेबल इनकम है कि वो उसको 2 साल 3 साल तक होल्ड कर मैनेज सकते हैं। हैं। तो इसलिए प्राइस नीचे ना आने का कारण ये भी है कि जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो डेस्परेट नहीं है बेचने के लिए, वो होल्ड करना चाहते हैं। उनको पता है कि मार्केट रिवाइव होगी तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की दोबारा डिमांड जनरेट होगी, वो अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरा जो मुझे इसके अंदर लगता है फैक्टर आया, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं एज ए फंड, उन्होंने बिल्डर्स के साथ प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत इन्वेस्टमेंट करी पिछले 1 या 2 साल के अंदर। तो उसकी वजह से बिल्डर को कॉन्फिडेंस मिला कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट को किसी भी प्राइस पर लॉन्च कर सकता हूं, और कहीं ना कहीं उसको प्राइस कम किए बिना और उस प्रोजेक्ट को मैं आगे कंप्लीट कर सकता हूं। तो वो एक तरीके की बिल्डर्स के बीच में एक होड़ शुरू हो गई कि भी मैं 25,000 में लॉन्च कर रहा हूँ, 30,000 में, 35,000 में, 40,000 में, इस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च होते गए। लोगों को, जिसने 25,000 में मिस की अपॉर्चुनिटी, उसे लगा कि भी 28,000 में ले लें,
जिसने 28,000 में मिस करी उसे लगा 30,000 में ले लें। तो कहीं ना कहीं उस होड़ की वजह से मुझे लगता है कि प्राइस काफ़ी बढ़ते गए। पीछे से बिल्डर को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो फॉरेन फंड्स हैं उसका बैकअप है, तो बिल्डर को भी कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं वो 3 4 5 साल तक उन फंड्स के साथ उसकी कमिटमेंट है कि वो उसको फंडिंग करेंगे, रिटर्न उसको नहीं, एग्जिट नहीं देना। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ मुझे लगता है कि आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि मार्केट के जो प्राइस हैं वो रुके हुए हैं। जो लोग अक्सर दावा करते हैं कि मार्केट में प्राइस टूटेंगे 25% 30% प्रॉपर्टी डाउन हो जाएगी तब प्रॉपर्टी ले लेना, तो वो चीज़ मुझे अभी होती हुई नहीं दिख रही है। चीज़ें होल्ड पे चली गई हैं, लोग उस चीज़ को होल्ड करेंगे, टाइम लेंगे और कहीं ना कहीं वो चीज़ में उसको उन लोगों जो लोगों के पास प्रॉपर्टी है उनके पास आज की डेट में अफोर्डेबिलिटी है उसको होल्ड करने की। अच्छा, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे ही चीज़ें करेक्शन धीरे की धीरे तरफ ले आएंगी। पाएंगे। अच्छा, बिल्डर के अंदर भी तो ये फियर होता होगा ना, मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो इस चक्कर में कई बार ऐसा है कि वो प्राइसिंग डाउन कर देता है। मतलब ठीक है, उसने इनिशियल प्राइस पे बेच लिया, उसने भी तो एक स्टडी करता है ना कि कितने लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, कितनी इसकी कैपेसिटी है, लोग इंटरेस्टेड है या नहीं। उसके बाद ऐसा है कि वो प्राइस डाउन करता है और उसको लग रहा है नहीं प्रॉपर्टी बिक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, पर मुझे लगता होता है इसका उल्टा है। अच्छा, ओके। वो इस चीज़ को देखता है कि अगर मार्केट में डे वन सोल्ड आउट नहीं होगा तो प्राइस नहीं कम करता, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाता है, तो अच्छा, उसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करता है और पेमेंट प्लान के साथ प्ले करता है। अच्छा, ओके। वो 30/70 40/60 25/25 इस तरीके के पेमेंट प्लान लॉन्च करता है और रिवर्स कैलकुलेशन करके उसके अंदर कहीं ना कहीं जो एक इंटरेस्ट कॉस्ट है वो ऐड ऑन कर देता है प्राइस के अंदर। और जितने भी मार्केट के अंदर चैनल पार्टनर्स हैं या जितने भी मार्केट के अंदर उस प्रॉपर्टी को सेल करने वाले लोग हैं वो उसी चीज़ के साथ फिर कस्टमर के साथ प्ले करते हैं। सर अच्छा, 30% आपने पे करना है, पे करना, 3 साल हाँ तक आपको कुछ एग्जैक्टली, देना ही नहीं देना है। नहीं है। एक्चुअल में वो बात ठीक है कि 3 साल तक आपको कुछ नहीं देना या 2 साल तक आपको कुछ नहीं देना, पर अगर 2 साल बाद वो प्रॉपर्टी के लिए कोई नया बायर नहीं मिला, मार्केट में करेक्शन नहीं आई, तो उसका जो 30% पैसा है उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। और बिल्डर को अगर आगे पैसा नहीं मिला, बिल्डर कंस्ट्रक्शन कैसे करेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मार्केट स्पेकुलेशंस वाले जो फैक्टर्स हैं निकल के जब मैच्योर मार्केट की तरफ जाएगी, थोड़ा सेल भले स्लो होंगी पर वो जो होंगी पक्की सेल होंगी। हमारी भाषा में कच्ची सेल और पक्की सेल होती है। पक्की सेल वो होती है जहाँ पर कस्टमर उसको 50 60 70% तक मैच्योर करे, मेजर पे करे, तो वो सेल पक्की मानी जाती है। आज आपने किसी से इन्फ्लुएंस करके मार्केटिंग करके कुछ ना कुछ अपनी सेल्स पिच के थ्रू आपने बुकिंग ले ली, 10-20% उसका पैसा लगवा भी दिया और उसको एग्जिट नहीं मिला, आपको आपकी ब्रोकरेज नहीं मिली, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सब जगह डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं और डिस्प्यूट क्रिएट में मुझे लगता है किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता और इस चीज़ के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। तो थोड़ा सा हमारे को मैच्योरिटी के साथ मार्केट को देखना पड़ेगा। जो बायर्स हैं उनको भी थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, एंड यूज़र को भी समझना पड़ेगा। एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कह सकता हूँ आज की जो मार्केट है उसको बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आराम से पेशेंस रखे, वो नेगोशिएट करे बिल्डर के साथ, टाइम ले और अपनी ऑफ़र दे के आए। कहीं ना कुछ बिल्डर की तरफ से उसको काउंटर ऑफर ज़रूर मिलेगी और उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। और ये जो सोल्ड आउट का बोर्ड लगता है डे वन वगैरह, इसमें ट्रैप ना हो। नहीं हो। अच्छा, वो बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टी का प्राइस तो बढ़ता ही जाएगा, ये एक पत्थर की लकीर हो गया। तो ये भी सच है कि प्रॉपर्टी का प्राइस कम होता है? देखिए मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है, उसका एक उसको हम गलत तरीके से मुझे लग रहा है इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है पर हम उसको शेयर मार्केट की तरह ना देखें कि आज शेयर का प्राइस इतना ऊपर जा रहा है, आज नीचे जा रहा है। ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होता। अगर ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होगा, भले प्रॉपर्टी मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, स्पेकुलेशन है। जो चीज़ इस फॉर्म में ऊपर जाएगी और ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे आएगी और ऊपर जाएगी, वो मुझे लगता है कि वो एक परमानेंट फैक्टर है। जो हम प्रॉपर्टी की जो आपने भी बात बोली कि प्राइस कम नहीं होते, उसको अगर उस हम पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे। पर अगर हम उसको शॉर्ट टर्म के अंदर सोच रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि आज अगर कोई इतने बड़े प्राइस पे प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता और उसके पास कुछ भी फंड्स हैं, तो उसको कहना कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पर जितने के अंदर हम एक अपार्टमेंट नहीं ले सकते और सिटीज़ के अंदर हम प्लॉट भी खरीद सकते हैं। अच्छा, या एक बड़ा अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, या एक अच्छे बिल्डर की एक ऐसी लोकेशन जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को डिफाइन करती है, उसके अंदर भी जाके हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हम प्रॉपर्टी बाय करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब हम 3 4 5 साल बाद यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो वो अल्टीमेटली जो हमने पहले इन्वेस्टमेंट करी है उसके अंदर एक रीजनेबल प्रॉफिट बुक करके इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। पर अगर हम सिर्फ अपने पैसे को बैंक में छोड़ देंगे या एफडी करा देंगे तो जो आप अभी टारगेट बता रहे थे वो टारगेट और दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को, प्राइस बढ़ने वाले फैक्टर्स को अपनी एक थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अगर हम
टैकल कर लेंगे तो हम प्रॉपर्टी ज़रूर बाय कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है। अच्छा, बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि मनीष जी से प्लीज़ ये ज़रूर पूछेगा कि जब उनको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आज भी रेजिडेंशियल सेफ समझे या कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल में मुझे लगता है इंस्टेंटली आजकल पैसे भी जल्दी आने लग गए हैं। जब बिल्डर्स बोलते हैं ना इतना अमाउंट दे दो, उसके बाद वो मंथली आपको एक अमाउंट भेज देंगे, कुछ इस तरीके से क्या रियलिटी है, आप कहाँ एश्योर्ड इन्वेस्ट रिटर्न की कर? बात कर रहे हैं हाँ, तो एश्योर्ड रिटर्न बिल्कुल मुझे सही तो कह मेरी रहे हैं नज़र आप। में तो एश्योर्ड रिटर्न एक स्कैम है। अच्छा। क्योंकि उस एश्योर्ड रिटर्न के अंदर अगर आप उसको देखें कि एक 10 रुपये वाली चीज़ हाँ जी। आपको 15 रुपये में बेची गई और जो 5 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिए गए वही आपको रिटर्न इंटरेस्ट के रूप में आपको वापस दे दिया गया। मोस्टली बिल्डर जो आपको पोजीशन तक रिटर्न देते हैं वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके पैसे का आपको ब्याज ही दे रहे होते हैं, रिटर्न नहीं दे रहे होते हैं। अगर आपको कोई रेंटल इंश्योरेंस आफ्टर पोजेशन मिल रहा है 3 साल का 5 साल का और ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है जैसा मिलता नहीं है, तो वो मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो चीज़ एक ज़्यादा कॉन्क्रीट ऑफर हो सकती है। और ये जो एश्योर्ड रिटर्न है, रेंटल है, ये तो मेरी नज़रों में, मतलब ये मेरी नज़र है, अच्छा। पूरी इंडस्ट्री बेच रही है, लोग खरीद भी रहे हैं, पर मेरी नज़रों में ये स्कैम है। मैं इसको स्कैम की तरह देखता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली आप अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, उस चीज़ का दे रहे हैं जो आने वाले टाइम में जो आपने 15 रुपये की आज खरीदी है वो 15 रुपये की पोजीशन पे आएगी, 15 रुपये उसकी वैल्यूशन होगी भी नहीं होगी, इस पर भी डाउट है। अच्छा। तो आप अगर आप चाहेंगे कि चलो अब आपको रिटर्न आनी बंद होगी, अब आप इस प्रॉपर्टी को बेच के अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लें, तो मुझे नहीं लगता कि अपना प्रिंसिपल अमाउंट आसानी से निकाल पाएंगे। अच्छा, तो फिर मतलब फाइनल टेक क्या होनी चाहिए कि फिर कमर्शियल देखें या रेजिडेंशियल? नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लो, आप देखो उसमें टेनेंट कोई है, भले आपको रेट मतलब उसके अंदर रिटर्न भले कम आ रही हो, या एक प्रॉपर्टी तैयार है और आपको लग रहा है कि इसकी सराउंडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है हैबिटेशन है जहाँ पर आने वाले दिनों में इसकी डिमांड होगी, आप उस प्रॉपर्टी को बाय करें, उसको बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सराउंडिंग में प्राइस चेक करें कि भी एक वहाँ एक शॉप है, एक ऑफिस है, क्या उसका रेंटल है और कितनी इन्वेस्टमेंट है, उस तरीके से अगर आप रिसर्च करके ले रहे हैं तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आज आपको बिल्डर को 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में बेचता है और 5 रुपये का एक उसके अंदर समझ लीजिए आपको लालच देता है कि आपको इतनी रिटर्न आ जाएगी, तो आपकी तो चीज़ पहले ही सस्ती होगी क्योंकि इतना पैसा तो आप ले चुके हो। पर अल्टीमेटली आप अगर उसको देखेंगे कि जब वो प्रॉपर्टी पोजीशन पे आएगी तो शायद उसका प्राइस 15 रुपये नहीं होगा, उसका प्राइस में 10 रुपये में भी शायद आपको कस्टमर मिलना मुश्किल होगा, बायर मिलना मुश्किल होगा। अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली वो अगर इतनी उसमें ल्यूक्रेटिव ऑफर होती तो बिल्डर उसको इस तरीके से नहीं बेचता। बिल्डर प्रॉपर्टी को बनाता, उसके अंदर कोई ना कोई ब्रांड को लेके आता, टेनेंट लेके आता, उसके बाद उसको बेचता, तो बिल्डर को भी बेनिफिट होता और आपको भी बेनिफिट होता। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो पैसा आपका उसने एक तरीके से इंटरेस्ट पे लिया आपका, वो इंटरेस्ट आपको रिटर्न कर रहा है, जिसमें रिस्क आपका है, बिल्डर का कोई रिस्क नहीं, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए कमिट कर चुके हो, पैसा भी दे चुके हो, आपके पैसे से प्रॉपर्टी भी बना रहा है वो, और कहीं ना कहीं आपको रिस्क भी आपको ही लेना है। तो वो डिपेंड करता है कि आप वो रिस्क को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। और जो वर्चुअल स्पेस मार्केट के अंदर बिकता है कि मान लीजिए एक ब्रांड को उन्होंने 12,000 फुट की प्लेस फ्लोर प्लेट दे दी, 15,000 फुट की फ्लोर प्लेट दे दी, और आपका उसके अंदर वर्चुअल स्पेस 500 फीट है, 800 फीट है, 1200 फीट है, तो उसको बेचना तो इम्पॉसिबल वो है। तो है ही नहीं, सबकी तो कंसेंट इसके लिए चाहिए तो यह तभी समझ लीजिए कि जब तक आपको रेंटल आ रहा है, तब वो आप तक लकी हो, आपको रेंटल आ रहा है, तो और आपको एग्जिट धीरे नहीं धीरे कर धीरे सकते एग्जिट आप। निकलना एग्जिट मिलना बहुत मुश्किल मुश्किल है, क्योंकि सबका कंसेंट होना चाहिए। तो लॉक एंड की वाली प्रॉपर्टी अगर आप कमर्शियल लेते हैं तो वो एडवाइजेबल है, वो लेनी चाहिए। उसके अंदर आपका कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से कब्जा भी है, आपके कंट्रोल में भी चीज़ें, आप खुद भी उसके लिए टेनेंट कर सकते हैं, एंड यूज़ भी कर सकते हैं। पर अगर आप वर्चुअल स्पेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ आपके पूरे हाथ कटे हुए हैं, आप सिर्फ एक रेंटल जो आपको आ रहा है उसी को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता, डिपेंडेंसी ज़्यादा लग रही है डिपेंडेंसी बहुत मुझे ज़्यादा इसमें। होगी उसके अंदर। तो मनीष जी, इतना स्मार्ट होना भी तो चाहिए ना फिर लोगों को। आज अगर हम डिस्कशंस कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है, इतने ब्लॉग्स, इतने एक्सपर्ट्स अपनी अपनी डिस्कशंस दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहले लोगों को जाके कहीं ना कहीं विजिट करना पड़ता था, कहीं ना कहीं किसी 10 लोगों से मिलते थे, प्रॉपर्टी डीलर से मिलते थे, किसी अपने बड़े से डिस्कशन करते थे, फिर अपना माइंड मेकअप करते थे। आज अगर वो थोड़ा सा रिसर्च अगर घर बैठ के इंटरनेट पे करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारे पॉइंट हैं जो उनके लिए उनको एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस दे सकते हैं, और वो अपनी किसी भी स्कैम में या किसी भी गलत तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनको एक अच्छी एडवाइस मिल सकती है। थोड़ा सा रिसर्च करें और कभी भी प्रॉपर्टी जल्दबाजी में ना लें, आराम से टाइम लें उस चीज़ को। मतलब कभी कभी एक अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, उस अर्जेंसी के अंदर आपको ये डर दिखाया जाता है कि प्रॉपर्टी आज नहीं लेंगे तो कल इतने की हो जाएगी, इसका अलग बायर है। तो मुझे लगता है कि आपको इतने मतलब हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आराम से सोचें, अगर आपकी किस्मत में होगी ज़रूर मिलेगी और प्रॉफिट भी मिलेगा। तो कोई भी चीज़ अगर आर्टिफिशियली हाइप क्रिएट करी जा रही है, आपके सामने अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है, तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए।
अच्छा ठीक है, वो आपने बोला कि आप अपने लेवल पे एक आप ग्राउंड वर्क कर लो। सपोज़ करो कोई बंदा नहीं कर पाता, तो उसके लिए कोई एडवाइस आप देंगे कि कोई ब्रोकर से वो कनेक्ट कर सकता है? क्या वो उसको मतलब ट्रू कमिटमेंट दे सकता है, सच में बता सकता है कि अगर आपका इतना बजट है, तो सर या मैम आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो कोई है ऐसा हेल्पर जो एक्चुअली लोगों को नहीं, देखिए मुझे लगता है मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे चैनल पार्टनर हैं अच्छा, जिनकी लेगेसी है, जो एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, फेयर प्रैक्टिसेस करते हैं। तो अब थोड़ा-सा आप देखो, आज आपकी हार्ड अर्न मनी है, अगर आप अपने लिए एक एक अच्छा एडवाइज़र, एक अच्छा कंसल्टेंट भी नहीं ढूँढ सकते, तो फिर आपको बैंक में एफडी करा देनी चाहिए, आपको प्रॉपर्टी में पैसे लगाना ही नहीं चाहिए। तो आप एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करें, एक अच्छा एडवाइज़र हायर करें, उसके साथ डिस्कशंस करें, अपनी फैमिली में डिस्कशन करें और कोई भी चीज़ के लिए थोड़ा-सा टाइम लें, आराम से कूल होके, सोच के, रिलैक्स होके। कोई दुनिया में चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो कल आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी लेने की। कोई जल्दबाजी ना करें और किसी अच्छे कंसल्टेंट से डिस्कशन करें। अपना जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, उनको डिस्कशन करें। उसके हिसाब से वो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट या स्ट्रेटजी बना के सजेस्ट करेगा और आप अगर उसको सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको आपके जो गोल्स हैं आप उसको अचीव कर पाएंगे। ओके। अच्छा देखो प्रॉपर्टी लेने के लिए फ़ंड्स बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में जिसके पास इतने फ़ंड्स नहीं है, तो आप एडवाइस करते हैं कि वो रादर गोल्ड में इन्वेस्ट कर ले? मतलब अगर हम गोल्ड और प्रॉपर्टी का लोग बहुत कंपेयर करते हैं, कहते हैं गोल्ड खरीद लो या प्रॉपर्टी खरीद लो, वो कभी नीचे नहीं आता। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या लगता है आपको? देखिए, प्रॉस और कॉन्स दोनों के हैं, दोनों के अपने अपने प्रॉस कॉन्स हैं। मुझे लगता है कि अगर आप गोल्ड में या सिल्वर में या कहीं भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका एक कहीं ना कहीं आपको एक बार बनाना पड़ेगा, एक कोई ना कोई लिमिट रखनी पड़ेगी। उतना करने के बाद अगर आप उससे ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर रिस्क फैक्टर भी उसके अंदर आपका इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा। और अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं तो प्रॉपर्टी के अंदर ये बेनिफिट है आपको कि आपको पैसा एक मुश्त नहीं देना, आपको वन शॉट में पेमेंट नहीं करनी। ऐसी बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पर आप 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर उस पैसे को दे के उस अपनी इन्वेस्टमेंट को मेच्योर कर सकते हैं। पर अगर आज आप गोल्ड खरीदने जाएंगे और किसी को कहेंगे ये पैसा मैं आपको 1 साल में दूंगा, तो कोई गोल्ड आपको नहीं देगा। वो तो इंस्टेंट पैसा तो, देना तो है। मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है कि आपको आपके पास कितने फंड्स हैं फ्यूचर के, क्या आपके प्रोजेक्शंस हैं, क्या गोल्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी रिटर्न बहुत शूटअप की है। पर वही बात आ जाती है कि किसी भी चीज़ के अंदर एक्सेसिव अगर हम अपना एक्सपोजर दे देंगे तो कहीं ना कहीं फिर उसके जो मतलब एक रिस्क फैक्टर है वो उसको हम कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा हमारे को। तो यही एक अच्छे मतलब इन्वेस्टर की पहचान है कि वो किसी एडवाइज़र के साथ, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करता है। अपने सीए से डिस्कस करें, अपने घर में डिस्कशन करें, किसी एडवाइज़र से डिस्कशन करें। अपनी एक जो आपके पास इनकम है उसके हिसाब से आप देखें कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है फिर भी कंपैरेटिवली प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देके जाएगी अगर आपने प्रॉपर्टी की बाइंग या प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है सही प्लानिंग के साथ, सही प्राइस में, सही मार्केट में एंटर किया। अगर आप वही प्लानिंग गलत कर देते हैं तो वही डिसीजन आपका उल्टा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो उससे क्या लगता है आपको, लोगों को रेंट पे रहना चाहिए या आज भी अपना घर बनाना चाहिए? क्योंकि देखो प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत ज़्यादा है, घर बनाना तो मुश्किल है। लोग सोचते हैं हम रेंट पे रह लेते हैं, पर वो एक रॉन्ग डिसीजन है या राइट डिसीजन है? आपको क्या लगता है? देखिए, सर मुझे सही लगता है कि आंसर चाहिए ये, हाँ, नहीं हमें। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये मतलब किसी के लिए ये आंसर सही हो सकता है, किसी के लिए गलत हो सकता है। पर मैं अपना पर्सनल मतलब मेरी अगर ओपिनियन पूछोगे तो मुझे लगता है कि जहाँ आप रह रहे हो वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की ओन होनी चाहिए। आप उसको उस फैक्टर से ना देखें कि मैंने प्रॉपर्टी 4 करोड़ की खरीदी है, 6 करोड़ की खरीदी है, हुँ। जिसके अगेंस्ट में पैसा लगा देता मुझे इतनी रिटर्न आती। हालाँकि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, मारवाड़ी कम्युनिटीज़ हैं, गुजराती कम्युनिटीज़ हैं, जिनका 20-20, 25-50, 50, 100-100 करोड़ रुपए का एक्सपोजर होता है और वो फिर भी रेंट वाले अपने घर के अंदर रह रहे होते हैं और उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर एक अच्छी रिटर्न ले रहे होते हैं। तो मे भी हर कम्युनिटी का या पर्सन टू पर्सन मैंने बोला है कि उसका डिफ़र करता है। मतलब वेरी करता है डिसीजन। पर मुझे लगता है कि आज अगर आप देखें कि हम हुँ। एक ऐसी दुनिया के अंदर जी रहे हैं कि हमें नहीं पता कि कल इस दुनिया में क्या हो सकता है। कल कहीं लड़ाई छिड़ सकती है, कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जॉब्स जा सकती हैं लोगों की। तो जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि पेंडेमिक का टाइम था, उस पेंडेमिक के टाइम में लोगों के साथ एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का माहौल बना, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली लोग बहुत डिस्टर्ब हुए। तो आज मुझे लगता है कि जो लोग रेंट पे रह रहे होंगे तो शायद उनके लिए वो भी एक बर्डन बन गया होगा कि बिना इनकम के उनको हर मंथ रेंट पे करना है। हाँ, तो बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं वो पीरियड अगर बहुत लंबा ज़्यादा खिंच जाए या कुछ इस तरह की किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम हो जाए फैमिली के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो वहाँ मुझे लगता है कि उसकी जो फैमिली है वो उस चीज़ को सफ़र करती है।
तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आपको एक अपनी प्रॉपर्टी जहाँ आप रहते हैं वो घर आपका अपना होना चाहिए, उसके अंदर आपको ये वाली कैलकुलेशन नहीं लगानी चाहिए। और उसके बाद जब आपके पास सरप्लस इनकम है या डिस्पोजेबल इनकम है, उसको आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी आपकी पर्सनल कॉल है कि आपको शेयर मार्केट में लगाना है पैसा, प्रॉपर्टी में लगाना है, या आपको गोल्ड के अंदर पैसा लगाना है, ये आपकी पर्सनल कॉल हो सकती है। पर मतलब हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है, अपने जो फोरफादर्स हैं वो भी ये कहते थे कि भी अपनी छत होती अपनी है। होती है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। फैक्टर कहीं ना कहीं और वो आपको कंफर्ट भी फील होता है, आप मेंटली जो भी कहीं कर ना कहीं सकते हैं। साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस देता है। एक हमारी सोसाइटी के अंदर अच्छा फैक्टर है या बुरा फैक्टर है मुझे नहीं पता। आज अगर आप अपनी ओन प्रॉपर्टी में लेते रहते हैं तो सोसाइटी के अंदर एक आपको एक अलग तरीके से देखा जाता है, और रेंटेड प्रॉपर्टी में ले रह रहे हैं भले आपके फाइनेंशियल कैसे भी हों, पर रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में आपको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। पर वैसे ही मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 100-200 करोड़ रुपए का एक्सपोजर रखते हैं और रेंट पे रहते हैं, तो ठीक है वो उनकी कॉल है, वो इतना उस तरीके से उस चीज़ को सोच सकते हैं। पर नॉर्मल एक आम आदमी या एक कॉमन मैन की बात समझते हैं तो उसको तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि एक घर उसका अपना हो, और नहीं है तो उसके लिए कोशिश करे। रेंट पे रह रहा है तो घर ले, घर रह के अपनी फैमिली को सिक्योर करे, अपने आप को सिक्योर करे, और फिर कुछ सालों बाद आगे इन्वेस्टमेंट के रूप में किसी भी तरीके से अपने फंड्स को यूज़ करे। तो ये एक बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है उसकी फ्यूचर के लिए। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही गाइड किया। अच्छा, अभी एक इनर वॉइस मेरी फिर ये क्वेश्चन पूछने को कह रही है, डीएलएफ सोबा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स में हम कभी घर ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? देखो एक ना मुझे लगता है ज़रूर ले पाएंगे, ऐसी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है जो नहीं ले सकते आप। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि नहीं ले पाएंगे। उसके अंदर जो सबसे मैंने आपको बोला कि ये जितने ब्रांड आप बता रहे हैं, जितने बड़े ब्रांड हैं, कि सिर्फ दिल्ली में ही प्रॉपर्टी एनसीआर में ऑफर करते हैं। आज बेंगलोर है, हैदराबाद है, आज आप इंदौर देखें, आज बहुत सारी मल्टीपल मार्केट्स हैं, मोहाली है, पंजाब की तरफ मतलब हिमाचल की तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या छोटे शहर हैं जहाँ आप उन प्रॉपर्टीज़ को ले सकते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, पैसा स्पेंड करके, एक टाइम फ्रेम के अंदर एक प्रॉफिट बुक करके, और फिर उस पैसे के साथ जो आपने प्रॉफिट ऐड किया है और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मीनवाइल अपनी कुछ और सेविंग्स करके आप डीएलएफ शोभा कोई भी प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता मुश्किल है। पर अगर आप सोचें कि आप पूरा पैसा आज इकट्ठा करें और वो प्रॉपर्टी लेने जाएं, तो मुझे लगता है वो एक शायद मुश्किल स्ट्रेटजी या एक इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉसिबल स्ट्रेटजी होगी लोगों के लिए। पर अगर आप सही तरीके से 4-5 साल की प्लानिंग करेंगे तो आप, मुझे लगता है कि आप यंग हैं और आप अगर उस 4-5 साल के फ्रेम के अंदर ढंग से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मैंने लोगों को लेते हुए, बहुत लोगों को देखा है प्रॉपर्टी लोग लेते हुए, ये चीज़ सोचते हैं कि भी यार आज हम इतनी बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं, इतनी बड़ी हम उस चीज़ को आगे निभा पाएंगे, हमारी इनकम उस हिसाब से हो पाएगी नहीं हो पाएगी। पर मेरा मानना है कि जब आपको टारगेट ले लेते हैं, जब आपके कंधों पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आप तभी उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और उसको निकाल के ले जाते हैं। पर अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और स्टेप ही नहीं उठाएंगे तो मुश्किल है फिर ये चीज़ सोचना। फिर तो सोचने वालों की कैटेगरी आज भी बहुत बड़ी है और लेने वालों की कैटेगरी भी बहुत बड़ी है। आपने सोचना है कि आपको इस ग्रुप में जाना है, इस ग्रुप में जाना है, ये आपकी पर्सनल कॉल हो सकती है। हाँ, पर अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ठीक तरीके से प्लानिंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, अगर आपका कोई प्लान हो प्रॉपर्टी लेने का तो आप किस बिल्डर को प्रेफर करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि आप पॉडकास्ट के साथ साथ में प्रॉपर्टी बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वे आपकी पर्सनल ओपिनियन ले रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा हम एडवाइस कर देखिए पाएँ। मतलब अगर मैं अपनी एज की बात करूं, मैं 50 प्लस हो चुका हूं ऑलरेडी। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं रखता हूं, और अब मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी ज़रूर बाय करूं जो शायद मैं ओल्ड एज के अंदर अपनी फैमिली के साथ या अपनी वाइफ के साथ एक बिल्कुल पीसफुल एरिया के अंदर जाके उस अपनी जो लाइफ को कुछ पीरियड को अच्छे से बिता सकूँ। तो मैं उसके लिए गोवा प्रेफर कर सकता हूँ, कसोली प्रेफर कर सकता हूँ। इस तरीके की कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाय करने की सोच सकता हूँ। और नहीं तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, उनकी साथ लग के उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जो उनकी लाइकिंग होगी या जो उनके लिए एडवाइजेबल होगा, उसके अंदर अपनी जो अपना पार्टिसिपेशन करके उसको मैच्योर करवा सकते हैं। पर अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी उनके लिए होगी। पर मैं जो अपने लिए लेना चाहूँगा तो मैं एक तरीके का एक पीसफुल होम या एक हॉलीडे होम या एक इस ऐसी लोकेशन पे लेना चाहूँगा जहाँ कुछ टाइम पे, अब आप देखो दिल्ली एनसीआर के अंदर आज क्या पोजीशन है, सांस लेना मुश्किल है। तो जितने ओल्ड एज पीपल हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल हो गया आज ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ अफोर्ड करते हैं, रखते हैं, तो वो इस पीरियड में वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और वो इस तरह की जो बीमारियों से भी बचते हैं और कहीं ना कहीं वो एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम
फैमिली के साथ अपना स्पेंड कर पाते हैं। आज जो हमने ये सारी बातें करी, माना कि प्रॉपर्टी लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पर वो पॉसिबल भी है। और अपना घर होता है, अपनी छत होती है। तो अगर आपने प्लान नहीं करा तो प्लान करें, जो सर ने एडवाइस दी, क्योंकि आज से अगर आप प्लानिंग करेंगे तब जाके आप प्रॉपर्टी लेंगे, तब जाके आप अपनी फैमिली को सिक्योर करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, और आपको अगर लगता है कि और भी क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे या कोई चीज़ सही नहीं बोली गई है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल होंगे और आगे जाके वो मैं अपने गेस्ट से पूछ पाऊंगी। थैंक यू सर। आप जब भी आते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब एक बड़ी अच्छी वाइब्स आती है और स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, बिल्कुल बायस्ड होके नहीं देते, जो मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को बहुत हेल्प करता है। थैंक यू एकता। वैसे तो मेरा प्रोफेशन रियल एस्टेट है, पर मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ इस कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ और आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मुझे बायस्ड ना होकर अनबायस्ड होकर अपने पॉइंट शेयर करने चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए हैं, और होप्स हो ऑडियंस को कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और वो अपने जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव कर पाएंगे। फ्यूचर में घर हो पाएगा। Thank थैंक you. यू सर।